प्रस्तुत है मजबूरी में बना रिश्ता, बड़े खानदान का रिश्ता का भाग दूसरा। अन्या बनी दुल्हन। ये सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय की ओर बढ़ते हुए कहते, चौहान साहब आप यहाँ हो। दिग्विजय जी के रौब के आगे शैलेश जी अंदर तक कांप गए। आखिर उनका रौब भी कुछ ऐसा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे क्या। वो खुद को उनके सामने छोटा महसूस कर रहे थे। वो अपने हाथ जोड़कर उनके आगे विनती भरे स्वर में बोले, हमें माफ कर दीजिए दिग्विजय जी। ओ ओ दिव्यांका मंडप छोड़ पता नहीं कहाँ चली गई है। उनकी बात सुनकर भी दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय जी ने काफी शांत स्वभाव में पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेश जी तुरंत तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी बात नहीं है। मेरी दिव्यांका तो काफी शरीफ गुणी सुलझे विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर अन्या की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है। इसी ने मेरी भोली भाली दिव्यांका को पट्टी पढ़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर ही होगी, फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों न बैठे। अब सबकी नजर एक बार फिर अन्या की तरफ हो गई, जो सिसक सिसक कर अपने पिता के सीने से लगी रोए जा रही थी। वो लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था सिवाय उसके पिता के। तभी शैलेश जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी दिव्या का हाथ आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी दिव्या को स्वीकार कर मुझे माफ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रख लीजिए। उनकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमें हमारे पोते के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी। और हाँ, ध्यान रहे जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अन्या ने ये बात सुनी तो वह घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। लेकिन दिग्विजय जी का यह फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अन्या दिग्विजय जी को जाते देख अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चुप क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती? वर्मा जी को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। तभी एक रबेली आवाज कमरे में गूंजती है, ए लड़की, तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब ये रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम, और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र राय चौहान को देरी करना पसंद नहीं। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर जाओ। तुम्हें पता है ना, हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। यह कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन यह दर्द इतना तकलीफ दे नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को
चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती रही। अन्या की आंखों में दर्द देखकर अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है, पर रुद्र की नजर अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छूटते छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज आप समझाइए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते रुद्र उसकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ, आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सारिका अन्या के साथ आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटी, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़ी होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्या एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था, वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया, तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या भी थी ही इतनी सुंदर और मासूम, गोल सा चांद सा चेहरा, इसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी, मानो किसी राजघराने के र- रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। यह देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतरकर जाने लगता है। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और अन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से, बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए, और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा।